नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी IQ PCS आरती चैनल में। तो आप है मेरे साथ सुप्रिया के साथ और आज हम एनवायरनमेंट और इकोलॉजी यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी में ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कशन करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बायो जियो केमिकल साइकिल्स। ठीक है, अब अगर आप ये नाम ही देखोगे ना तो शायद ये नाम ही इनफ है आपको समझाने के लिए कि इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो बायो जियो केमिकल साइकिल्स को हम लोग जैव रासायनिक चक्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो बायो मतलब जो चीजें बायोलॉजिकल हैं ओरिजिन में, ठीक है, जो चीजें लिविंग है, जो चीजें जैविक जिसका जैविक आधार होता है उसको हम लोग बायोलॉजिकल यानी उसका शॉर्ट फॉर्म बायो बोलते हैं। ठीक है, फिर जियो मतलब जियोलॉजिकल। जनरली जब हम बोलते हैं ना कि आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हो या कोई अगर बिग बैंग थ्योरी का किसी ने देखा है तो आपको पता है कि जो उसमें मेन कैरेक्टर होता है शेल्डन कूपर का, है ना, तो वो कैसे जियोलॉजिस्ट के लिए इतना अच्छा फील नहीं करते हैं। तो बेसिकली जियोलॉजिस्ट या जियोलॉजी जो होती है वो मोस्टली आपके जो रॉक्स होते हैं, जो आपका अर्थ का क्रस्ट होता है, ठीक है, भूपर पट्टी होती है, उससे वो बेसिकली डील करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जियोलॉजी या फिर आप बोल सकते हो थोड़ा सा ब्रॉड टर्म हमने यहाँ पे यूज किया है, जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जियोलॉजी के अंदर या आप जो जियो वाला पोर्शन है उसके अंदर आप रॉक्स भी लोगे, उसके अंदर आप मिट्टी भी लोगे, सॉइल भी लोगे, उसके अंदर आप हवा यानी एयर भी लोगे और साथ में पानी यानी वाटर। तो बेसिकली जो भी आपके जियोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं आसपास वो सारे इसके अंदर आप इंक्लूड करोगे। ठीक है, फिर आता है आपका केमिकल। अब केमिकल के बारे में तो मुझे लगता है आपको समझाने की जरूरत है नहीं। बेसिकली यहाँ पे आप केमिकल्स मतलब किसकी बात कर रहे हो? आप बात कर रहे हो न्यूट्रिएंट्स की, आप बात कर रहे हो पोषक की, आप बात कर रहे हो ऐसे मटेरियल की जो बेसिकली आपको जीने के लिए चाहिए और जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम, ठीक है, एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र घूमता है। ठीक है, और साइकिल यानी हो गया आपका चक्र। ठीक है, साइकिल यानी आपका पाथ, साइकिल यानी कैसे आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, आपके जो ये केमिकल्स हैं वो कैसे मूव करेंगे। समझ में आया भाई? आप साइकिल चला रहे हो तो आप ऐसे ऐसे भी चला सकते हो सीधी लाइन में, है ना, या फिर आप गोला गोला करके भी चला सकते हो। तो साइकिल या पाथ, साइकिल जो है ना बेसिकली यहाँ पे जो चक्र है वो आपको ये बता रहा है कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारे जो पोषक है, हमारे जो केमिकल्स हैं, ठीक है, जो कैसे हैं, जो बायोलॉजिकल है ओरिजिन में, जिनका आधार जैविक है, ठीक है, और वो जियोलॉजिकल ही कहीं से ड्राइव हो रहे हैं, वो सारे कैसे मूव कर रहे हैं? वो लीनियर मूव ना करके, वो स्ट्रेट लाइन में मूव ना करके, वो सीधे सीधे मूव ना करके, वो गोल गोल घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका मेजर, आपको पहले तो टर्म जो होता है अपना जैव रासायनिक चक्र, इसका मतलब समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर यहीं से अपन ने फिगर आउट कर लिया ना कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा इनका मूवमेंट रहेगा, कौन से न्यूट्रिएंट्स की बात होने वाली है, तो आपका आधा काम तो यहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी आज के क्लास की बात। अब आती है पिछले क्लास के होमवर्क की बात। तो मैंने आपको पिछली क्लास में थोड़ा सा होमवर्क दिया था, जिसने अगर उस क्लास में नीचे नहीं लिखा है तो प्लीज, अगर नीचे भी नहीं लिखना तो मत लिखो, उसको अपनी कॉपीज में जरूर लिखना, क्योंकि ऐसे ही आपका कंटेंट प्रिपेयर होगा। ठीक है, अब इस क्लास के लिए पहले बात तो मुझे आपसे पिछली क्लास के कुछ डाउट्स है जो मुझे आपसे पूछने हैं। ठीक है, एक तो जो हमने फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ा था नहीं पढ़ा था, हमने खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल दोनों के बारे में समझा था। ठीक है, अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपनी कॉपी में ऐसे जो भी आपको याद रहे, जो भी हम बोलते हैं ना कि मनचित्र, तो जो भी आपके दिमाग से निकला हुआ चित्र है, जो भी आपके दिमाग में छपी हुई एक इमेज है फूड चेन की या फूड वेब की, अब चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, चाहे वो एक्वेटिक हो, चाहे वो पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की हो, चाहे वो लैंड पे रहने वाले जीव जंतुओं की हो, आप एक काम करोगे कि आप अपनी कॉपी में अभी एक फूड चेन बनाओगे, ठीक है, और एक फूड वेब बनाओगे, एक खाद्य श्रृंखला और एक खाद्य जाल बनाओगे, ताकि आपको समझ में आए कि आपको कितना याद है पिछली क्लास का। कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है हमें चीजें याद है क्योंकि हम उनको देखते रहते हैं, लेकिन अभी कहीं अगर उनसे क्वेश्चन कोई पूछ ले तो फिर क्या होता है, एकदम से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसमें क्या करना है। ठीक है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? तो एक तो ये चीज हो गई। अब दूसरी चीज ये है, जैसे हमने एलिफेंट कॉरिडोर्स और ये सब चीजों के बारे में बात करी थी, अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ। आप एक काम करोगे कि जो भी अभी आपकी स्टेट में, ठीक है, जो भी आपके स्टेट में बर्ड्स पाई जाती हैं मोस्ट कॉमन, ऐसे तो मैना कबूतर सब जगह मिलेंगे, वैसे वाली नहीं, जैसे कोई बहुत ही स्पेशल बर्ड हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि राजस्थान में आपको गोडावन मिलती है, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अभी MP के लोग, UP के लोग, उन लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई अगर राजस्थान में है, गुजरात में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में है, तो उनको पता होने की जरूरत है। ठीक है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या गोडावन जो है उसका आपको बताना है कि IUCN स्टेटस क्या है, वो कौन सी कैटेगरी में आती है। जैसे ये बर्ड जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। ठीक है, वैसे आप देखोगे कि अगर आप MP में हो तो आपके यहाँ से चंबल फ्लो करती है,
तो चंबल में आपको पता है कि ये एक रेप्टाइल है, बेसिकली घड़ियाल, है ना। और घड़ियाल तो भी बहुत न्यूज में था। तो घड़ियाल का क्या IUCN स्टेटस है, ठीक है। तो घड़ियाल के साथ साथ में आप क्या करोगे, उसका साइंटिफिक नेम भी याद करोगे, ठीक है। साइंटिफिक नेम जो होता है ना अपना, वो भी याद करोगे और साथ में उसका IUCN स्टेटस भी बताओगे, ठीक है। तो जैसे अब चंबल कहाँ कहाँ से फ्लो होती है, चंबल होती है MP से, राजस्थान से, है ना। तो ये दोनों ही स्टेट्स में, इवन आप देखोगे यूपी में भी घड़ियाल आपको मिल जाते हैं, तो वहां से आपको पता होना चाहिए। वैसे अगर आप असम में हो, ठीक है, या आप यूपी में हो तो आपको पता है कि आपके पास दुधवा नेशनल पार्क है, और असम में तो बहुत सारे है ही, काजीरंगा हो गया, पवित्रा हो गया। तो वहां दोनों ही सारी जगहों पे आपको क्या मिलते हैं, आपको राइनोसेरॉस मिलते हैं, ग्रेट इंडियन राइनोसेरॉस, ठीक है, वन हॉर्न राइनोसेरॉस। तो राइनोसेरॉस का बेसिकली आपको IUCN स्टेटस बताना है, भाई वो वल्नरेबल कैटेगरी है। तो यहाँ तो मैं बता देती हूँ कि ये वल्नरेबल कैटेगरी है, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपकी स्टेट में जो मेजर मेजर बर्ड्स मिलती हैं, जो मेजर मेजर एनिमल्स मिलते हैं, ठीक है, इनका आपको IUCN स्टेटस पता लग जाएगा, जो आपको वैसे भी रटना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई इलाज नहीं है, ये आपको रटना ही पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो हमें क्या करना है कि आप जो भी स्टेट से हो, उस स्टेट का आपको जो मेजर बर्ड्स है, मेजर एनिमल्स हैं, जो मेजर वहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, उसका आपको IUCN स्टेटस पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही कई बार क्या होता है कि आपकी स्टेट में कोई ट्री भी हो सकता है जो बहुत न्यूज में हो, जिसका IUCN स्टेटस या तो चेंज हुआ हो या वो एंडेंजर कैटेगरी में आया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आंध्र प्रदेश से हो तो आपके यहाँ पे वो श्री सलेम एक नेशनल पार्क है ना, तो वहां पे आपको पता होगा कि आपके पास रेड सैंडलवुड मिलता है ना। तो ये रेड सैंडलवुड का अभी IUCN स्टेटस चेंज हुआ था, पहले ये वल्नरेबल कैटेगरी में था, फिर ये वापस एंडेंजर्ड में पहुंच गया, फिर आप देखोगे वापस वल्नरेबल में आ गया, है ना। तो ऐसे कोई हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर ट्री स्पीशीज भी हो जिसका IUCN स्टेटस चेंज हो रहा हो, ठीक है। हम IUCN क्या है, रेड लिस्ट क्या होती है, कैटेगरीज कौन सी होती है, इसका जो स्टैटिक पोर्शन है हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये जो आपका ये वाला जो पोर्शन है, जो आपका स्टेट स्पेसिफिक पोर्शन है, ये इन क्लासेस के साथ साथ आपका कवर हो जाना चाहिए, ठीक है, ताकि जब आप स्टैटिक पढ़ो तो आपके पास डायनेमिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हो, ठीक है। तो ये छोटा सा होमवर्क है, ये जरूर कीजिएगा। अगर नीचे लिख पाए कमेंट बॉक्स में तो मैं भी आपकी बहुत आभारी रहूंगी, क्योंकि इससे सब लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैं भी पढ़ती हूँ तो बहुत सारी चीजें मुझे भी पता लगती है कि अच्छा यूपी का स्टेट एनिमल ये है, स्टेट बर्ड ये है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम दोनों ही एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका आज का होमवर्क है। उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब इसको होमवर्क को इस क्लास के साथ ही निपटाएंगे। और अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो है जैव रासायनिक चक्र यानी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था, बायो मतलब क्या होता है, जो चीज जैविक आधार से आ रही है, ठीक है, जो चीज लिविंग है। जियो मतलब यहाँ पे सिर्फ एटमॉस्फेयर से नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वायुमंडल से नहीं है, यहाँ पे आपका हाइड्रोस्फेयर जल मंडल हो जाएगा, आपका अर्थ क्रस्ट भूपर पट्टी हो जाएगा, या फिर आपका जो रॉक्स होते हैं, ठीक है, वो सारी ही चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है आपको क्या है कि हमें ये साइकिल्स या चक्र के बारे में पढ़ना क्यों है। देखो पॉइंट ये है कि जो भी हमारे यहाँ पे जीवित जीव जंतु हैं, ठीक है, चाहे मैं हूँ, चाहे प्लांट्स है, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे डॉग्स है, कुछ भी रेप्टाइल्स भी हो, सबको क्या चाहिए होता है जीने के लिए, दो चीजें चाहिए। एक तो खाना पीना। अब खाने पीने को तो हम ब्रॉड सेंस में बोलते हैं, लेकिन असली में हमें क्या चाहिए, कुछ न्यूट्रिशन, है ना, कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ पोषक चाहिए, ठीक है। और दूसरी चाहिए हमें एनर्जी, क्योंकि एनर्जी के बिना आप देखोगे कुछ काम हो ही नहीं सकता। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, आपके बॉडी में होने वाली इतनी सारी आप देखोगे कैटालिटिक रिएक्शंस हैं जो बिना एनर्जी के नहीं चल सकती। तो दो चीजें हैं, आपको न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक चाहिए और आपको एनर्जी यानी ऊर्जा चाहिए, करेक्ट है। अब हो क्या रहा है कि न्यूट्रिएंट्स का होता है सर्कुलेशन, न्यूट्रिएंट्स क्या कहते हैं, ऐसे राउंड राउंड घूमते रहते हैं, और एनर्जी का होता है प्रवाह यानी फ्लो, ठीक है। तो इन दोनों के बिना आप देखोगे हमारा जो पूरा जीव जंतुओं का जो पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है, जो एक पारिस्थितिकी तंत्र बना हुआ है, ये पूरा नहीं चल पाएगा, ठीक है। अब एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के बारे में मैंने आपको पहले भी जब हम ट्रॉफिक लेवल्स पढ़ रहे थे, ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बहुत कम एनर्जी जो होती है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल जाती है। मोस्टली जो 90% एनर्जी होती है ना, वो बेसिकली हीट के फॉर्म में, ऊष्मा के फॉर्म में गुम जाती है, बेसिकली लॉस्ट हो जाती है, ठीक है, और वो वापस नहीं आती है। आपको पता है ना, देखो मैंने आपको बताया था कि जो आपका थर्मोडायनेमिक्स होता है, उसका फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो एनर्जी होती है वो हमेशा कंजर्व्ड रहती है, ठीक है। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड वन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब ना आप एनर्जी को बना सकते हो, ना आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, आप उसको बस एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यही हो रहा है, आपकी एनर्जी किसी फॉर्म में थी, अब वो बेसिकली हीट के फॉर्म में, ऊष्मा के फॉर्म में लॉस हो गई, तो आप वापस उसको नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये तो हो गया एनर्जी के बारे में। जो हमने लिंडमैन का जो रूल पढ़ा था 10% वाला, वहां से हमने समझा कि भैया एनर्जी जो है वो कैसे एक से दूसरे इकोसिस्टम में या एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे शिफ्ट हो रही है, ठीक है।
अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में न्यूट्रिएंट्स के बारे में, यानी पोषण के बारे में। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अपने जो पोषक होते हैं, वो कैसे मूव कर रहे हैं। तो देखो, ये जो पोषक होते हैं ना, ये बेसिकली आप देखोगे कभी भी पूरे यूज अप नहीं होते। ऐसा नहीं है कि ये हीट के फॉर्म में, ऊष्मा के फॉर्म में लॉस हो गए, नहीं। ये क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म, एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र, ऐसे घूमते रहते हैं। मतलब इनकी प्रॉपर रिसाइकलिंग होती है। ठीक है, ये हमेशा सर्कुलेशन में होते हैं। ये आप देखोगे किसी जीव जंतु से, किसी जैविक आधार वाली जगह से, जो अपना अजैविक आधार होता है, नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स होते हैं, वहां चले जाएंगे। फिर वापस से आप देखोगे कोई मैकेनिज्म से लिविंग कॉम्पोनेंट्स में आ जाएंगे, और ऐसे आप देखोगे हमने पारिस्थितिकी तंत्र में ये घूमते रहते हैं। और इसी को आप और हम क्या बोलते हैं, जैव रासायनिक चक्र। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट जो साइकिल होती है, बेसिकली जो आपके पोषक का चक्र है, वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक तो इससे आप देखोगे जो आपके पोषक है, ठीक है, उनकी मात्रा जो होती है आपके पारिस्थितिकी तंत्र में वो बनी रहती है। दूसरा क्या होता है, इससे हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, वो पूरा बैलेंस रहता है, वो स्टेबल रहता है। ठीक है, फिर आप देखोगे इससे पोषक जो है वो बार बार रिसाइकिल हो रहे हैं, तो लॉस्ट नहीं हो रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं गुम गए। और इससे क्या होता है कि बेसिकली आपका एक जो कनेक्शन है लिविंग और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट का, वो बना रहता है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट साइकिल जो होती है, अपनी जो पोषक का चक्र है, उसका ये महत्ता रहती है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो ये पोषक चक्र है, या फिर आप बोलोगे जैव रासायनिक चक्र है, ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका आधार क्या है जिसपे आप इसका वर्गीकरण कर रहे हो। ठीक है, एक तो होता है रिप्लेसमेंट पीरियड, जिसपे आप इसका वर्गीकरण करते हो, और दूसरा होता है आपका कि आपके रिजर्वॉयर का नेचर कैसा है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों के आधार पर आप अपना जो जैव रासायनिक चक्र है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका रिप्लेसमेंट पीरियड के आधार पर, तो उसके तरफ से आप अगर वर्गीकरण करेंगे तो कैसा निकलेगा, या तो परफेक्ट साइकिल होगी या फिर इम्परफेक्ट साइकिल होगी, या तो पूर्ण चक्र होगा या फिर अपूर्ण चक्र होगा। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कोई चक्र जहां पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो बने फिर रिप्लेस हो गए, बने फिर रिप्लेस हो गए, मतलब वो आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है, और यूज होते जा रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं, यूज होते जा रहे हैं, कहीं भी गुम नहीं रहे, इस चक्र में से बाहर नहीं निकले। मतलब अगर आपने 100 से शुरू किया था तो वापस भी आपके पास 100 ही पहुंचा, तो ऐसा चक्र हम क्या कहते हैं, उसको पूर्ण चक्र। ठीक है, तो आप आगे एक और जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण पढ़ोगे, ये वाला गैसियस और सेडिमेंट्री, आपका जो गैसीय या फिर अवशिष्ट होता है। तो इसमें आप देखोगे जितनी भी मोस्टली गैसियस साइकिल्स होती है, जितनी भी मोस्टली आपके गैसीय चक्र होते हैं ना, वो आपके पूर्ण चक्र होते हैं, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, आपका कोई भी न्यूट्रिएंट या पोषक जो है वो लॉस नहीं हो रहा, वो इधर उधर जा नहीं रहा है। ठीक है, वहीं अगर आप अपूर्ण चक्र की बात करो, इम्परफेक्ट साइकिल की बात करो, तो उसमें क्या होता है कि कुछ आपका पोषक जो है वो बाहर चला जाता है साइकिल से। ठीक है, और वो क्या होता है, या तो लॉस हो जाएगा, या आप देखोगे कई पत्थरों में जाके फिक्स हो जाएगा, मतलब वो अब वापस नहीं आएगा, वो इस साइकिल में वापस नहीं आएगा। सपोज आपने 100 की मात्रा से चालू किया था, तो 10 आपके कोई रॉक में जाके फिक्स हो गए, तो 90 ही आप देखोगे आपकी साइकिल में रह गए। तो ऐसी साइकिल क्या हो जाएगी, आपकी इम्परफेक्ट साइकिल, जहां पे जितने पोषक से आपने शुरू किया था उतने पोषक नहीं रहे, कुछ जो थे वो थोड़े से बीच में कहीं गायब हो गए। ठीक है, तो ऐसी साइकिल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री साइकिल्स, यानी अवशिष्ट साइकिल जो होती है ना मोस्टली आपकी, वो इस कैटेगरी में आती है अपूर्ण वाली में। ठीक है, तो ये तो हमने वर्गीकरण किया इस आधार पर कि आपका रिप्लेसमेंट पीरियड कैसा है, कि जैसे आप बन रहे हो वैसे ही रिप्लेस हो रहे हो, या फिर जैसे आप बने उसमें से कुछ जो मात्रा थी वो चली गई कहीं, और फिर आप बची कुछ ही मात्रा जो है वो रिप्लेस हो रही है। ठीक है, तो ये तो था रिप्लेसमेंट पीरियड के आधार पे। अब दूसरा वर्गीकरण जो हम करते हैं वो करते हैं हम रिजर्वॉयर के नेचर के ऊपर। ठीक है, कि इसका नेचर कैसा है। भाई आप जो पोषक है, मतलब वो कहाँ से आ रहे हैं, भाई कोई तो उसका आप बोल सकते हो ना कि कोई तो ऐसी जगह होगी, कोई तो उसका जलाशय होगा ना जहां से वो निकल रहे हैं। ठीक है, अगर वो जलाशय आपका वायुमंडल है या आपका जलमंडल है, तो हम ऐसी साइकिल्स या चक्र को बोलते हैं कि ये गैसीय चक्र है। ठीक है, और अगर आपका जो जलाशय है वो अर्थ का क्रस्ट यानी भूपर्पट्टी है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये सेडिमेंट्री यानी अवशिष्ट चक्र है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपका जो जलाशय है, जहां जो सोर्स है आपके न्यूट्रिएंट्स का, आपके पोषक का, ठीक है, वो आपका मोस्टली तो हम एटमॉस्फेयर से बोलते हैं, लेकिन कई बार आप हाइड्रोस्फेयर भी बोल देते हो, तो यानी जलमंडल या वायुमंडल है, तो वो कैसा चक्र हो जाएगा, गैसीय। और अगर अर्थ का क्रस्ट है, अगर भूपर्पट्टी है, तो वो क्या हो जाएगा, सेडिमेंट्री। ठीक है, मैंने भी आपको पिछली स्लाइड में क्या बताया, मोस्टली जो हमारी गैसीय चक्र होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके परफेक्ट वाले, पूर्ण वाले, और जो मोस्टली आपके सेडिमेंट्री चक्र होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके इम्परफेक्ट यानी अपूर्ण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपकी जो एनसीईआरटीज होती है ना, उसके अंदर बेसिकली आपका जो क्लासिफिकेशन जो उन्होंने यूज किया है वो गैसीय और सेडिमेंट्री वाला, ठीक है, वो यूज किया है। तो हम उसके आधार पर डिवाइड करके इस सारी साइकिल्स को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। ठीक है,
तो गैसियस साइकिल्स जहाँ पे आप देखोगे कि आपकी जो जलाशय है, जो आपका रिजर्वॉयर है इन न्यूट्रिएंट्स का, वो कौन है? मोस्टली क्योंकि हम लोगों ने गैस लिखा है तो हम सोचेंगे एटमॉस्फेयर होगा, यानी आपका वायुमंडल होगा, लेकिन हो सकता है कि आपका हाइड्रोस्फेयर यानी आपका जलमंडल हो। तो अगर इन दोनों में से इसका कुछ रिजर्वॉयर या जलाशय है तो हम उसको क्या बोलेंगे? साइकिल्स कैसी हो जाएंगी? ये चक्र कैसे हो जाएंगे आपके? गैसीय। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपका? एक तो वाटर साइकिल, एक आपका कार्बन साइकिल, एक आपका नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल्स हम यहाँ पे वही पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, एक टर्म होती है स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, और एक और इससे मिलती जुलती टर्म है, वो है आपका स्टैंडिंग क्रॉप। क्या आप में से किसी को इसका मतलब पता है? अगर पता है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। वैसे तो मैं अभी इसका बता ही दूंगी, लेकिन आप वीडियो पॉज करके एक बार देखिए कि क्या आपको याद है कि इसका मतलब क्या है। देखो, स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप, इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली हमने पिछली बार पढ़ा था कि ऐसे करके आपके ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। ये पहला ट्रॉफिक लेवल, ये दूसरा ट्रॉफिक लेवल, ये तीसरा ट्रॉफिक लेवल, ये चौथा ट्रॉफिक लेवल, है ना? तो हर ट्रॉफिक लेवल में जितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, आपके पोषक की कितनी मात्रा है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, और स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? बेसिकली स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होता है कि आपके ट्रॉफिक लेवल में कितने ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है, उनकी कितनी मात्रा है, वो हो जाएगा स्टैंडिंग क्रॉप। देखो, इसको याद कैसे रखोगे? थोड़े से कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, लेकिन क्योंकि हम न्यूट्रिएंट्स और पोषक के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें स्टैंडिंग स्टेट तो पता ही होना चाहिए कि भैया एक ट्रॉफिक लेवल पे कितनी मात्रा है पोषक या न्यूट्रिएंट्स की, तो वो तो है स्टैंडिंग स्टेट। अब स्टैंडिंग क्रॉप मतलब क्रॉप से लेना देना है। क्रॉप क्या होती है? ऑटोट्रॉफ होती है, तो कितनी मात्रा है आपके ऑटोट्रॉफ्स की, तो ऐसे याद रखना कि ये होता है आपका स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक एक साइकिल को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। कुछ साइकिल तो आपने बचपन से अपनी एनसीईआरटीज में पढ़ रखी है, कुछ आपके लिए नई हो सकती है, कुछ टर्म्स नए हो सकते हैं, कुछ आप देखोगे आप नए नए बैक्टीरियाज के नाम भी समझोगे इसके अंदर, तो वो थोड़ा सा एक्साइटिंग भी होगा। देखो, सबसे पहली साइकिल जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ना, सबसे पहला चक्र जो हम पढ़ेंगे वो होगा अपना हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यानी आपका वाटर साइकिल। ठीक है, अब ये वाटर साइकिल या पानी का चक्र होता क्या है? ये हम जो बचपन से पढ़ते हैं ना, वो आपको याद है? आई थिंक क्लास 8 की एनसीईआरटी में, आई थिंक फिजिक्स वाले पोर्शन में, जो अपना साइंस वाली किताब होती है, उसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट भी बताया था कि कैसे ना कोई तो एक लड़का था, उसने गैस पे बेसिकली एक पतीला रखा, उसमें पानी बॉईल होने को रखा। ठीक है, फिर उसने देखा कि पानी जो है वो बॉईल हो रहा है ऊपर से, ठीक है, उसमें से आप देखोगे भाप वगैरह निकल रही है। फिर उसको समझ में आया कि यही जो काम होता है ये हमारे समुद्र में होता है, कि भैया सन की रोशनी पड़ती है, सन की रोशनी से जो पानी है हमारे समुद्र में, ये क्या होता है? ये इवेपोरेट होना शुरू होता है। ठीक है, ये क्या होना शुरू होता है? ये इसका इवेपोरेशन यानी इसका वाष्पीकरण होना शुरू होता है। ये इवेपोरेट होता है, फिर जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। क्या होता है? इसका संघनन होता है। ठीक है, कंडेंसेशन होता है। फिर कंडेंसेशन होगा, उसके बाद क्या होगा? हमारे बादल बनते हैं। बादल जब हैवी हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बारिश होती है ना? प्रेसिपिटेशन होता है। उसके बाद क्या होता है? अपना प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, अवक्षेपण होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका ये पूरा साइकिल जो था, कि पानी जो था आपके समुद्र में था, फिर समुद्र से पानी ऊपर आपका इवेपोरेट हो रहा है, ऊपर इवेपोरेट हो रहा है तो आपके बादल बन रहे हैं, फिर बादल बन रहे हैं, उसके बाद जब बादल हैवी हो रहे हैं तो नीचे पानी के फॉर्म में बरस रहे हैं। अब कई बार पानी के फॉर्म में बरसेंगे, कई बार स्नो के फॉर्म में बरसेंगे, लेकिन अलग अलग फॉर्म में बरसेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारा आप देखोगे वाटर साइकिल यानी पानी का चक्र चलता है। ठीक है, तो इसमें मेजर प्रोसेसेस कौन सी हुई जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त लिखी हुई है? ठीक है, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा आपका, ठीक है, जिसको हम लोग अवक्षेपण कहते हैं। कंडेंसेशन यानी आपका संघनन हो जाएगा। इवेपोरेशन अगर हम देखेंगे तो आपका वाष्पीकरण हो जाएगा। और कलेक्शन यहाँ पे बेसिकली ये कहना चाहता है कि देखो, आपकी जो मिट्टी होती है, आपकी जो जमीन होती है, उस पर जब पानी बरसता है, ठीक है, तो बहुत सारा पानी तो मिट्टी आपकी एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर ले लेती है ना। पानी एकदम ऐसा लगता है कि आपको गायब हो गया, और कुछ पानी आप देखोगे ऊपर से बहता रहता है, तो वो आगे जाके कहीं ना कहीं, इसको वैसे तो हम लोग रन ऑफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रन ऑफ का पानी होता है ये सब जगह से स्रोतों से आएगा और फिर कहीं ना कहीं कलेक्ट होगा, और कलेक्ट होके आप देखोगे कहीं ना कहीं आगे जाके समुद्र, किसी नदी या किसी ओशन में जाके वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद वापस से वही प्रोसेस चालू हो जाएगी आपकी, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, और फिर से रन ऑफ और कलेक्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैसा जो आपका पानी है ना, तो जिसको जनरली अगर आप केमिस्ट्री में देखोगे तो हम H2O करके दिखाते हैं ना, ऐसे बनाते थे ना आप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा, किसी को अगर थोड़ी सी केमिस्ट्री याद है, थोड़ी सी, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इनके बीच में जो बॉन्ड्स थे वो कैसे थे? वो आयोनिक बॉन्ड था, या वो कोवेलेंट बॉन्ड था, या वो हाइड्रोजन बॉन्ड था,
ऐसा मतलब कुछ जरूरी नहीं है कि पता हो, लेकिन केमिस्ट्री थोड़ी बहुत, जो बेसिक केमिस्ट्री हमने बहुत पहले पढ़ी थी कभी, लाइक 7th 8th 9th क्लास में, तो वहां पे हम पढ़ते थे कि ये वाले बॉन्ड्स के बारे में, अलग अलग तरीके के जो बॉन्ड्स होते थे ना दो एटम्स के बीच में, हाइड्रोजन, आयोनिक, कोवेलेंट। तो अगर याद है तो जरूर बताना, मतलब मुझे भी बहुत खुशी होगी कि अगर कोई लिखेगा तो। ठीक है, तो ये आपकी मोटी मोटी तौर पे वाटर साइकिल थी। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक कंटिन्यूस तरीके से, ठीक है, एक सतत तरीके से आपका पानी जो है उसका एक चक्र घूम रहा है। और किसके बीच में घूम रहा है? आपके देखो वायुमंडल में तो है ही, क्योंकि आपका पानी जो है वहां पे वेपर के फॉर्म में है ना। आपका H2O जो है वो गैस के फॉर्म में है, करेक्ट है। फिर आप देखोगे आपके जलमंडल में, यानी आपके हाइड्रोस्फेयर में, जहाँ पे पानी पानी के फॉर्म में है, ठीक है। और उसके बाद नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऐसे करके आप देखोगे आपके पूरे सिस्टम में ये घूम रहा है, ठीक है। अब पानी कहाँ कहाँ पे स्टोर होता है? अगर हम देखो, आपको ये पता है, हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि वाटर जो होता है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड के फॉर्म में भी, आपका लिक्विड के फॉर्म में भी, और आपका गैस के फॉर्म में भी, करेक्ट है। सॉलिड के फॉर्म में हम देखते हैं कि आइस या फिर स्नो, लिक्विड के फॉर्म में आपका पानी तैरता हुआ, ठीक है, और गैस के फॉर्म में आपका वाटर वेपर, करेक्ट है। तो अगर मैं पानी का जलाशय की बात करूं, अगर मैं पानी के रिजर्वॉयर की बात करूं, तो एटमॉस्फेयर भी होगा, क्योंकि वहां पे वाटर वेपर है। आप पढ़ते हो ना अपनी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की किताबों में, नहीं पढ़ते क्या आप? वहां पे पढ़ते हो ना कि 4% के आसपास भी आपके पास जैसे हमारे यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होता है, हमारा जो वायुमंडल है, उसके अंदर आप देखोगे जैसे 70% से ज्यादा तो उसमें नाइट्रोजन है ना। फिर 20% से ऊपर उसमें ऑक्सीजन है। फिर उसके बाद सबसे मेजर गैस जो आती है वो आती है आपकी आर्गन। भाई ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ये सब चीजें तो बहुत बेसिक है। हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हम जब अपने वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं ना उसमें कॉम्पोजिशन क्या है उस वायुमंडल का, कि उसमें कितनी नाइट्रोजन है, कितनी ऑक्सीजन है, फिर उसमें आर्गन आती है, फिर उसमें आप देखोगे आपकी जेनॉन, क्रिप्टन, नियॉन, ऐसी बहुत सारी आपकी नोबल गैसेस जिसको हम बोलते हैं, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, जो बस वहीं पड़ी हुई है, ठीक है। फिर इसके अलावा आपका CO2 का कॉन्सेंट्रेशन पढ़ते हो, क्योंकि CO2 का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो आपका क्या बढ़ता है? ग्लोबल वार्मिंग। और अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा तो क्या होता है? आपका परिवर्तन, पर्यावरण परिवर्तन, यानी क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये सब चीजें आपस में लिंक्ड है, कोई भी सब्जेक्ट एक दूसरे से अलग नहीं है, ठीक है। तो वैसे आप यहाँ पे पढ़ते हो कि जो पानी है, जो वाटर वेपर है, जो आपके वायुमंडल में पानी किस फॉर्म में होगा? वाटर वेपर के फॉर्म में होगा। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? तो हम पढ़ते हैं ना 0.04% से ये 4% तक भी जा सकता है। जो आपके ट्रॉपिकल एरियाज नहीं है, जहां आप देखोगे हर दिन में जब 2 बजता है तो वहां पे 4 PM रेनफॉल, 2 PM रेनफॉल के बारे में जब आप पढ़ते हो अपनी ज्योग्राफी में, तो वहां पे क्या होता है? रोज बारिश बरसती है। क्यों? क्योंकि वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, वहां पे पानी का जो कंटेंट है वाटर वेपर के फॉर्म में वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वैसा भी हो सकता है, ये तो बहुत कम भी हो सकता है, जैसे आपके डेजर्ट के इलाकों में होता है, ठीक है, जहाँ पे आप देखोगे आप ऐसे बस घूरते रहो बादलों को, लेकिन बादल नहीं दिखते, बारिश नहीं होती, है ना। वो आपकी लगान मूवी नहीं थी जहाँ पे वो पूरा गाना बनाया था उन्होंने बारिश के ऊपर, घनन घनन वाला। तो पॉइंट वही है, क्योंकि वहां पे वाटर वेपर की बहुत ज्यादा कमी होती है, ठीक है, इसलिए आप देखोगे बारिश नहीं होती। तो ये जो वाटर वेपर है, आपने देखा कि जो आपका वायुमंडल है उसमें भी है, ठीक है, तो वो भी जलाशय बन सकता है। फिर आपके जो धरती पे आपके ओशंस हैं, आपके लेक्स हैं, ठीक है, वो सब भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि स्नो के फॉर्म में कहाँ मिलेगा आपको? जहाँ पे पानी जम चुका है, ग्लेशियर्स, ठीक है, आपके हिमालयन रीजन में, जहाँ पे चोटियों पे आपको दिखेगा पानी स्नो के फॉर्म में है, बेसिकली वो जम गया है पूरा, ठीक है। आपकी मिट्टी में भी थोड़ा बहुत पानी रहता है, आपके अंडरग्राउंड वाटर में भी पानी रहता है। तो आप ये देख रहे हो कि पानी एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, एक रिजर्वायर से दूसरा रिजर्वायर, दूसरे से तीसरा, और अलग अलग इसमें प्रोसेसेस चल रही हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आप भूल गए कि देखो, यहाँ पे हमने ना इवेपोरेशन का नाम तो ले लिया, हमने यहाँ पे बोला कि वाष्पीकरण हो गया, जिस वजह से पानी जो था वो वेपर में बदल गया। आपको पता है हमारे जो पेड़ होते हैं, ठीक है, पेड़ों में क्या होता है कि पेड़ों में ये स्टोमेटा नहीं होते, जो आप देखोगे फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो वो यही स्टोमेटा जो है, इनसे ही आप देखोगे जो पानी होता है वो ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में, जैसे हम बोल रहे हैं ना यहाँ पे पानी इवेपोरेशन से ऊपर चला गया, तो ये जो पेड़ होते हैं उनसे भी पानी जो होता है वो ट्रांसपिरेशन की एक प्रतिक्रिया होती है, उससे पानी इवेपोरेट होता है, ठीक है। मतलब जो पानी ये लोग खींच रहे हैं अपने रूट से, प्लांट्स, ठीक है, वो ऊपर जा रहा है, और यही पानी बाद में आप देखोगे उनके स्टोमेटा से वेपर के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में भी आप देखोगे पानी जो है ऊपर जाता है वेपर के फॉर्म में, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आपका क्या था? ये मोटा मोटा आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल था, या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोल लो या पानी का चक्र बोल लो, तो ये यहाँ पे खत्म होता है। तो ये कैसी थी? ये एक प्रकार की गैसीय चक्र था, ठीक है। अब हम दूसरी साइकिल या दूसरे चक्र के बारे में बात करेंगे, जो है आपका कार्बन साइकिल। अब ये जो साइकिल है ना, कार्बन साइकिल, मुझे लगता है ये आप ही मुझे पढ़ा दोगे, क्योंकि ये आप खुद इतनी अच्छी तरह से जानते होगे कि मतलब आप ही बोलोगे कि मैम इसमें हम क्या ही बता सकते हैं। देखो,
सबसे पहला जो महत्वपूर्ण डाउट जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि जब मैं कार्बन के बारे में सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले भाई मिट्टी के बारे में सुन रही हूँ, कार्बन के बारे में सुन रही हूँ, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है रॉक या फिर भूपर्पट्टी यानी अर्थ की क्रस्ट। करेक्ट है? तो आप बोल रहे हो मैडम ये तो गैसीय साइकिल है, आप बोल रहे हो कि गैसीय चक्र है, लेकिन आप ये बोल रहे हो कि जब मैं कार्बन के बारे में सोचती हूँ तो मुझे भूपर्पट्टी याद आ रही है। तो आपने तो हमें बताया था कि गैसीय चक्र वो होते हैं जिसमें जो जलाशय होते हैं, जो रिजर्वॉयर होते हैं, वो या तो हाइड्रोस्फेयर वायुमंडल या फिर आपका जलमंडल, हाइड्रोस्फेयर एटमॉस्फेयर यानी आपका वायुमंडल या जलमंडल। तो फिर ये दोनों चीजें तो साथ में सिंक नहीं कर रही है, तो ऐसा कैसे है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कार्बन है ना, आप ये बोल तो सकते हो कि भाई जो 70% से ज्यादा जो कार्बन है ना, आप देखोगे हमारी पूरी पृथ्वी पे जितना भी कार्बन है, तो उसमें से 70% से ज्यादा जो है ना वो हमारे ओशंस में लॉक्ड है। पता है आपको? वो ओशन में जो पानी में डिजोल्व फॉर्म नहीं होता है उसके अंदर है, ठीक है? लेकिन ओशंस आप देखोगे रिजर्वॉयर नहीं है। ये जो छोटी सी मात्रा है ना हमारे कार्बन की, ये वही मात्रा जो आपके वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में है, जिसकी अगर कॉन्सेंट्रेशन 400 ppm से ऊपर हो गई तो हमने बोला ग्लोबल वार्मिंग हो गई। तो ये जो छोटी सी 1% की जो मात्रा है ना इसकी, जो आपके वायुमंडल में है, वो आप देखोगे इसका जलाशय यानी रिजर्वॉयर है, ठीक है? इसलिए आप देखोगे ये गैसीय चक्र है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि क्या होता है हमारे दिमाग में ये ऐसे फिट हो जाता है कि गैसीय मतलब होगा कि आपका गैस रिजर्वॉयर होना चाहिए, आपका वायुमंडल रिजर्वॉयर होना चाहिए, ठीक है, जलाशय होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी चीज की ज्यादा मात्रा जो होती है ना वो किसी और फॉर्म में होती है, लेकिन वो स्रोत वो जो पर्टिकुलर रिजर्वॉयर है, मतलब वो जो पर्टिकुलर स्रोत है वो आपका जलाशय रिजर्वॉयर नहीं हो सकता, ठीक है? हो सकता है कि 1% वाला ही आपका रिजर्वॉयर जलाशय की तरह काम कर रहा हो, ठीक है? तो एक तो ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं कार्बन साइकिल की तरफ। देखो वापस से चक्र है, इसका मतलब जो पोषक है वो पूरे के पूरे घूम रहे होंगे। मुझे एक बात बताओ कि कार्बन आप किस किस फॉर्म में सुनते हो? आप CO2 के फॉर्म में सुनते हो, आप मीथेन के फॉर्म में सुनते हो, मतलब ऐसे ही आप देखोगे अलग अलग इसमें सुनते हो, ठीक है? अब आप ये देखो, आप बचपन से पढ़ते हो कि ये जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये आप देखोगे प्रकाश संश्लेषण करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो लोग CO2 अंदर लेते हैं, है ना? अब जैसे हम हो गए, एनिमल्स हो गए और फिर रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है, या फिर इवन प्लांट्स भी हो गए, तो हम लोग क्या एक प्रोसेस करते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है? जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग CO2 बाहर छोड़ते हैं, तो प्लांट CO2 अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, हम O2 अंदर लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया एक संतुलन वाली प्रोसेस, जिसमें प्लांट्स क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ एनिमल्स या खुद के द्वारा छोड़ी गई CO2 को वापस ले रहे हैं, ठीक है? ऐसे आप देखोगे आपका पूरा संतुलन बैठता है। लेकिन फिर क्या हुआ, आया मानव का ग्रीड, ठीक है, हमारी ग्रीड, हमारा मतलब जितना हमारे पास है ना उससे हमें संतुष्टि नहीं मिल रही थी, हमें और चाहिए और चाहिए। इस चक्कर में क्या हुआ कि हमने कार्बन की बर्निंग शुरू कर दी। तो वहां से आई आपकी फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, आपके जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, उसकी हमने बर्निंग शुरू कर दी, उनको जलाना शुरू कर दिया। जैसे आपका कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है? तो इनको जब आप जलाते हो तो आपका जो कार्बन होता है, जब उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप बर्न करते हो, जलाते हो, तो आपको क्या मिलती है? एक तो साथ में एनर्जी मिलती है, आपको ऊर्जा मिलेगी, और साथ में आपको मिलता है CO2, ठीक है? वैसे ही आपने पेड़ों को जलाना शुरू कर दिया। आपने पेड़ों में जो कार्बन, देखो पेड़ जो होते हैं उनमें कार्बन स्टोर होता है, जब आप इन पेड़ों को काट देते हो तो वो कार्बन भी बाहर रिलीज होता है, तो वो भी आप देखोगे CO2 के फॉर्म में बाहर निकलने लगा। इसके अलावा हमने जो अपना वेस्ट होता है, जो हमारे घरों से निकलता है, जो हमारी इंडस्ट्री से निकलता है, जो सीवेज होता है, कई बार आप देखते हो सड़क पे साइड में लैंडफिल बना के उसको जला देते हैं, तो उसमें आप देखोगे कितना सारा धुआं, काला धुआं और कितना सारा CO2 निकलता है, तो वहां से CO2 निकलने लगा। हम जो ये व्हीकल्स चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट, ट्रक, ठीक है, इन सब के पीछे जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं, वहां से भी कितना सारा CO2 निकलता है। हमारी जो इंडस्ट्रीज चलती हैं, ठीक है, आप कोई भी प्रोसेस करते हो तो उसके अंदर भी क्या होता है, आपका बहुत सारा CO2 बाहर निकलता है, ठीक है? उसके अलावा आप देखोगे कि आपके जो स्नो वाले एरिया हैं, ग्लेशियर्स वाले एरियाज हैं, उसके अंदर भी जो कार्बन है ना वो स्नो के अंदर पूरा बंधा हुआ है, ठीक है? लेकिन क्योंकि आप देखोगे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्योंकि आपके पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, उस वजह से जो कार्बन वहां पे फंसा हुआ है वो भी अब आप देखोगे, क्योंकि आइस मेल्ट हो रही है तो वो पानी के फॉर्म में बह रही है, और जो कार्बन उसमें मतलब दबा हुआ था वो भी बाहर निकल रहा है, तो वो भी आप देखोगे CO2 के फॉर्म में ऊपर जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो अब आप देखो, आपको नहीं लग रहा कि इस पूरी साइकिल में कुछ गड़बड़ सी हो गई है, कि भाई लेने वाले तो सिर्फ प्लांट्स हैं, ठीक है? या अब प्लांट्स, चाहे आप लैंड पे बात कर लो, चाहे आप एल्गी की बात कर लो, जो खुद फोटो मतलब जो भी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है, जो भी जीव जंतु,
प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, वही आप देखोगे CO2 को खींच पा रहे हैं, लेकिन CO2 के उत्पादन के आप देखोगे कितने सारे स्रोत हो चुके हैं। ठीक है, तो ये जो CO2 साइकिल है ना, ये यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ा रही है और इसीलिए आप देखोगे कि हमारे पृथ्वी पे टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो हम सबके लिए हार्मफुल है। इस क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देखोगे हमारी COP26, COP27, UNFCCC, ठीक है, इतनी सारी समिट हमें करनी पड़ी। ठीक है, तो ये मोटे मोटे तौर पे आपकी कार्बन साइकिल ऐसे चलती है। कैसे चलती है कि आपका जो एटमॉस्फेयर है, आपका जो वायुमंडल है, ठीक है, वहां पे जो आपका कार्बन है, सबसे पहले तो ये याद रखना कि वो जो 1% छोटा सा कार्बन है ना, वही आपका जो वायुमंडल में जो है, तो वायुमंडल ही उसका रिजर्वॉयर है, जलाशय है, और वही आप देखोगे कार्बन जो है पूरे एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र ऐसे घूम रहा है। वही कार्बन है जो आपके वायुमंडल से जलमंडल, जलमंडल से आप देखोगे भूपर पट्टी और ऐसे ऊपर घूम रहा है। ठीक है, अब आप ये देखोगे कि फोटोसिंथेसिस से क्या हो रहा है कि आपका देखो इसमें दो तरीके के एरो दिख रहे हैं, एक ऐसे वाले और एक ऐसे वाले। तो ये वाला जो एरो है वो बता रहा है कि आपका कार्बन जो है वो वायुमंडल में ऐड हो रहा है। जनरली आप देखोगे मोस्टली CO2, CO, CH4 इन सब के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन मोस्टली आप CO2 की बात करते हो, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा वाला जो एरो है वो ये बता रहा है कि जो आपका कार्बन है वो वायुमंडल में ऐड हो रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है। तो कौन कौन सी प्रतिक्रिया मैंने आपको बताई थी, जैसे आपने किसी चीज को जला दिया, ठीक है, या फिर आप देखोगे आपने जो ईंधन होते हैं जीवाश्म उनको जला दिया, या फिर आप देखोगे कि हमने रेस्पिरेशन किया यहाँ से। ठीक है, या फिर आप देखोगे मैंने आपको बताया था ना, आपके जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं, जो कार्बन उनमें दबा हुआ था, वो आप देखोगे मेल्ट हो रहा है। इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि जो कहते हैं डिकम्पोजिशन, हमने पढ़ा था ना कि बेसिकली आपकी जो डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि बेसिकली आपके जो बड़े बड़े कण होते हैं वो छोटे छोटे कणों में बदलते हैं, और फिर क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, जो पोषक रिलीज होते हैं, तो उसमें कुछ गैसेस भी निकलती है, तो उसमें आपकी CO2 निकलती है, तो वो CO2 भी आप देखोगे ऊपर ऐड हो रही है। ठीक है, इसके अलावा एक आपकी प्रतिक्रिया होती है वेदरिंग और इरोजन की। ठीक है, अपक्षरण और अपर्दन की। तो इसमें भी क्या होता है कि जब आप इरोजन करते हो, कोई चीज कहीं जा रही है, तो वो जो सॉइल बंधा हुआ था वो एकदम से लूज हो जाएगा, वो खुल जाएगा, तो वो भी आप देखोगे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वो भी जो कार्बन है वो बेसिकली आपके वायुमंडल में ऐड होगा। तो ये सारे कुछ तरीके हैं जिससे आपका वायुमंडल में आपका कार्बन ऐड हो रहा है। ठीक है, अब कौन सी प्रतिक्रियाएं हैं या कौन सी प्रोसेसेस हैं जिससे आप देखोगे कि वायुमंडल से कार्बन जो है हम लोग खींच रहे हैं, कार्बन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, CO2 को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, अब वो फोटोसिंथेसिस ही है। ठीक है, अब चाहे वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स करें, चाहे वो एल्गी करें, चाहे वो आप देखोगे हमारे प्लांट्स करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन या फिर आपके ओशंस में जो दबा हुआ डिजॉल्व्ड कार्बन है वो, तो यही कुछ प्रतिक्रिया है जिससे आप देखोगे आपका कार्बन एब्जॉर्ब हो सकता है। और एक और है आपका वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, तो जिसको हम लोग ज्वालामुखी उद्गार बोलते हैं, तो वॉल्केनिक इरप्शन जो है ना, उससे भी आप देखोगे कि आपका कार्बन ऊपर आपके वायुमंडल में ऐड होता है। ठीक है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सी प्रतिक्रिया या कौन सी प्रोसेसेस हैं जिससे आपका जो कार्बन है वो वायुमंडल में ऐड हो रहा है, और कौन सी प्रोसेसेस हैं जिससे वो कार्बन जो है आपके वायुमंडल से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इन्हीं के बैलेंस से आप देखोगे आपकी क्या बनेगी, कार्बन साइकिल यानी कार्बन का चक्र। ठीक है, यही थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि जो अपना सतत तरीके से जो कार्बन का एक्सचेंज हो रहा है वायुमंडल से, जलमंडल से, भूपर पट्टी और मतलब अलग अलग प्रकार के जीवाश्म के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन साइकिल। ठीक है, और इसमें बस फोटोसिंथेसिस और अलग अलग प्रतिक्रियाओं के बारे में बता रखा है कि कैसे किसी से कार्बन निकल रहा है और किसी से हमारा कार्बन जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ आप देखोगे एक और चीज है कार्बन साइकिल में जो आपको पता होनी चाहिए। इनफैक्ट ये कार्बन साइकिल में नहीं, आपको वैसे भी पता होनी चाहिए कि देखो कोई भी जो चक्र होता है ना, वो दो प्रकार का होता है, या तो वो शॉर्ट टर्म होगा, बहुत ही छोटी अवधि वाला होगा, या वो आपका लॉन्ग टर्म या फिर लंबी अवधि वाला होगा। ठीक है, तो आपका चक्र शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, आपका चक्र लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट टर्म चक्र होता है, जो कार्बन अपनी साइकिल है ना, इसको हम बोलते हैं कि ये शॉर्ट टर्म चक्र है। ठीक है, लेकिन कई बार आप देखोगे कुछ कार्बन जो होता है, जैसे आपने देखा आपके जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, जो आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, उसमें क्या हो रहा है कि जो कार्बन था वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक उस आप देखोगे पर्टिकुलर रॉक के नीचे दबा हुआ था। ठीक है, इसका मतलब कि वो कार्बन जो है वो साइकिल में नहीं घुमा, थोड़ा सा बाहर निकल गया और उस जगह पे वो फंस गया लंबे समय तक। तो वो पार्ट जो है ना, इसका वो हिस्सा जो है वो लॉन्ग टर्म हिस्सा बन जाएगा, लेकिन बाकी पूरी साइकिल की अगर मैं पूरे चक्र की बात करूं तो वो हमेशा मोस्टली आप देखोगे शॉर्ट टर्म ही रहता है। ठीक है, और ये जो रॉक्स है जहां पे आप देखोगे कि कार्बन फंसा हुआ है,
देखो एक तो होता है कि भाई फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में फंसा हुआ है, ठीक है, अब वो तभी बाहर आएगा जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को, है ना। या फिर होता है कि कई बार आप देखोगे रॉक्स होते हैं, जैसे आपका कार्बोनेट हो गया, CO3 2 है ना, आपका हाइड्रोकार्बोनेट्स हो गए HCO3-, बाइकार्बोनेट्स हो गए, तो ऐसे आपको रॉक्स दिखते हैं, है ना। तो ये रॉक्स में भी आप देखोगे आपका कई बार कार्बन फंसा रह जाता है लंबे समय तक। और इसमें क्या होगा कि जैसे ये रॉक्स ऊपर आएंगे पृथ्वी पे, हम इनको तोड़ेंगे, इनको यूटिलाइज करेंगे, तभी आप देखोगे ये कार्बन बाहर निकल पाएगा। तो वैसे तो आप देखोगे जो कार्बन का चक्र है अपना, वो एक शॉर्ट टर्म चक्र है, लेकिन उसमें कुछ कॉम्पोनेंट्स ऐसे हैं जहां पे कार्बन कहीं अगर फंस जाए तो वो लॉन्ग टर्म में चला जाता है, ठीक है। तो इसी से आप देखोगे मोस्टली आपका कार्बन का पूरा साइकिल चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कार्बन का चक्र था वो खत्म होता है। अब हम अपनी तीसरी जो गैसीय चक्र है नाइट्रोजन साइकिल, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो ये है ना सबसे, मैं कहूंगी टफ भी है, सबसे महत्वपूर्ण भी है, और इस पे से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, क्योंकि इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कई बार कि आपको लगता है कि इसमें क्या ही पढ़ो और क्या ही छोड़ो, ठीक है। देखो इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्या हम पढ़ रहे हैं गैसीय चक्र, इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन जो है उसका जो रिजर्वायर होगा, जो जलाशय होगा, वो जनरली क्या होगा आपका वायुमंडल, है ना, एटमॉस्फेयर होगा, वो करेक्ट है। अब सबसे बड़ी, आप बोलोगे कि मैम ये तो सही भी है, जैसे कार्बन में तो हम उल्टा सीधा बोल रहे थे कि भाई 70% कार्बन आपका ओशन में है, लेकिन वो उसका जलाशय नहीं था। यहाँ पे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 70% से ज्यादा जो एटमॉस्फेयर है हमारा, जो वायुमंडल है, उसमें 70% से ज्यादा तो हमारा नाइट्रोजन ही है। इनफैक्ट 78-79% तक आप देखोगे नाइट्रोजन है, ठीक है। तो बनता भी है कि भैया ये इसका रिजर्वायर या इसका जलाशय बने, ठीक है। तो पहली चीज तो हमारी क्लियर हो गई कि नाइट्रोजन अपनी गैसीय चक्र क्यों है, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन आपका यहाँ पे दिख रहा है ना, ये कौन से फॉर्म में होता है, ये वाले फॉर्म में, N2 के फॉर्म में। पर आपको पता है जो पृथ्वी पे रहने वाले प्लांट्स हैं, ठीक है, जिनको आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो नाइट्रोजन होता है हम फर्टिलाइजर यानी उर्वरक के फॉर्म में प्लांट्स को देते हैं। आप NPK के बारे में बात करते हो, आप डायमोनियम फॉस्फेट के बारे में बात करते हो, आप पोटैश और इन सब चीजों के बारे में बात करते हो। तो ये किसको चाहिए होते हैं, ये उर्वरक होते हैं जो हम अपनी खेती बाड़ी में यूज करते हैं, प्लांट्स को उगाने के लिए यूज करते हैं, करेक्ट है। तो आप जनरली देखोगे कि जो प्लांट्स होते हैं ना हमारे, जो आप देखोगे उग रहे हैं, ये नाइट्रोजन इनको चाहिए, लेकिन इनको N2 वाला नाइट्रोजन नहीं चाहिए, इनको नाइट्रोजन कोई आयंस के फॉर्म में चाहिए, चाहे वो नाइट्रेट्स आयन हो, चाहे वो नाइट्राइट आयन हो, या फिर वो अमोनियम आयन हो। मतलब समझ रहे हो, इनको नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में नहीं चाहिए, जिस फॉर्म में आप देखोगे हमारे वायुमंडल में एग्जिस्ट करता है। इनको नाइट्रोजन इन तीनों में से किसी फॉर्म में चाहिए, तभी ये अपने रूट्स में पानी के साथ इसको डिसॉल्व करके यूज कर पाएंगे। भाई N2 क्या है, एक गैस है, ठीक है, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगी, लेकिन हमारा पानी क्या है, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था आयोनिक कोवलेंट, तो ये आयोनिक है नेचर में। तो इसमें क्या होता है, जो आयोनिक चीजें हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगी, तो आपका NO3-, नाइट्राइट्स, अमोनियम, ये सब इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, और प्लांट्स इसको आसानी से पानी के साथ ऊपर खींच पाएंगे। तो ऐसे प्लांट्स आप देखोगे नाइट्रोजन की जो उनकी कमी होती है, जो उनको नाइट्रोजन चाहिए होता है, वो ले पाते हैं, ठीक है। अब ये तो सबसे बड़ा मिसमैच हो गया, भाई आपके वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो है N2 के फॉर्म में, और प्लांट्स को चाहिए इस फॉर्म में, ठीक है। तो इस दुविधा को सॉल्व करने के लिए एक प्रतिक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं हम उसको, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो ये जो फिक्सेशन है ना, इस प्रतिक्रिया से आप नाइट्रोजन को N2 से ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। अब इस प्रतिक्रियाओं को हम ढंग से समझेंगे और हम ये जानेंगे कि किस किस तरीके से हो सकती है पहले तो, ठीक है। आप ये देखो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ना, उसको करने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो होता है बायोलॉजिकल, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका लाइटनिंग वाला या थंडर स्टॉर्म वाला, ठीक है, यानी आपका प्रकाशीय या फिर आपका थंडर स्टॉर्म वाला, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि मैम ये क्या बोल रहे हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी स्थिरीकरण क्या प्रतिक्रिया है, पहले तो ये बताओ कि नाइट्रोजन जो N2 के फॉर्म में है उसको हम बदल रहे हैं कोई आयोनिक फॉर्म में, या तो NO2- में, या NO3- में, या अमोनियम में, ठीक है। अब इसको करने के 3 तरीके हैं, या तो बायोलॉजिकल कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जैविक आप देखोगे जीव जंतु इसको कर दे, या इंडस्ट्री में जब हम कोई प्रोसेसेस करते हैं वहां से हो जाए, या फिर आप देखोगे लाइटनिंग या थंडरस्टॉर्म जो हमें बिजली कड़कती है ना वहां से हो जाए। अब इन पहले तीनों प्रतिक्रियाओं को समझो। देखो लाइटनिंग या थंडरस्टॉर्म में क्या होता है, जैसे आपकी बिजली कड़कती है तो आपको पता है ना वहां पे भी आयंस का डिस्चार्ज होता है, ठीक है। और वहां पे भी आपको पता है बहुत तेज गति से आपकी, इनफैक्ट अगर आप उस ऊर्जा को हार्नेस कर पाओ तो आप पूरे विश्व की बिजली एक बार में निकाल सकते हो, इतनी ऊर्जा उसमें निकलती है, ठीक है। तो उसमें भी आप देखोगे बहुत सारे आयंस होते हैं। अब ये जो बिजली कड़कती है ना, इसकी वजह से क्या होता है
कि आपके जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है ऐसा N2 के फॉर्म में, इसका जो ये बॉन्ड होता है ना ये ब्रेक हो जाता है। वैसे तो है ये बहुत टाइट बॉन्ड, इसको ब्रेक करना बहुत इसमें ऊर्जा लगेगी। तो वो ऊर्जा कब मिलेगी? जब आपके जो वायुमंडल है उसमें बिजली कड़क रही हो या थंडरस्टॉर्म हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन ब्रेक हो गया। अब आपको पता है कि आपके वायुमंडल में ऑक्सीजन भी है, तो ये नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है, ये और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये प्रतिक्रिया, ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपके जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आपकी कॉपियों में होनी चाहिए। ठीक है, ये एक्सप्लेन करने के लिए मतलब आपको एक्सप्लेन करते वक्त शायद ये इजी लगे, लेकिन जब आप फिर खुद से पढ़ोगे ना तो ये आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप लिखो कि अगर लाइटनिंग होती है, आपका प्रकाशीय होता है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका नाइट्रोजन लाइटनिंग होगी, फिर आपका नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, NO यानी, फिर ये कंबाइन होकर क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर आपका नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड है, क्योंकि आपके हवा में अगर पानी भी है, ठीक है, और आपका कई बार बारिश वगैरह भी होती है, तो उसमें जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है ये आपके पानी के साथ कंबाइन करके HNO3 जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है वो बनाती है। ठीक है, और ये नाइट्रिक एसिड क्या होता है, जिसको हम लोग एसिड रेन नहीं बोलते हैं, जिसमें आपका सल्फर और नाइट्रोजन पानी के साथ जमीन पे बहता है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपके जमीन पे आता है। ठीक है, और फिर जमीन में जब ये मिट्टी में आता है तो आपके जो HNO3 है ये क्या होता है, अलग हो जाता है। ठीक है, आपके H+ आयंस अलग हो जाते हैं, नाइट्रिक आयंस अलग हो जाते हैं, और फिर ये नाइट्रिक आयंस आपके पेड़ ले सकते हैं। तो ये तो पूरी एक प्रोसेस हो गई जिससे आप नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हो, जो आपकी जब बिजली कड़कती है, ठीक है, तो तब आपका ये प्रोसेस चलता है। अब एक दूसरा प्रोसेस होता है जो आपका ह्यूमन मेड है, ठीक है, जो हमने इजाद किया है क्योंकि हमें उर्वरक या फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है। तो ये वो प्रोसेस है जो आपकी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े उद्योगों में चलता है, जिसमें आप क्या करते हो, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया बनाते हो। ठीक है, इस प्रोसेस का बहुत ही फेमस नाम है जिसको हम बोलते हैं हेबर प्रोसेस, और ये जिस साइंटिस्ट ने इसका डिस्कवरी किया था उन्हीं के नाम पे ये दिया गया है। ठीक है, तो हेबर प्रोसेस हो जाएगा, इसमें नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हो और आपका क्या बनता है, अमोनिया। ठीक है, ये जो अमोनिया है फिर इसी को आप देखोगे आप उर्वरक में अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये सुना होगा आपने, डैप का नाम, ऐप का नाम, तो ये सारे क्या है, उर्वरक के नाम होते हैं जो फिर आप प्लांट्स वगैरह को देते हो, और ऐसे आपका देखोगे प्लांट्स के पास ये पहुंच जाता है नाइट्रोजन। ठीक है, ये थी आपकी दूसरी प्रोसेस। अब तीसरी, तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे डिफिकल्ट और सबसे मैं कहूंगी इंटरेस्टिंग भी है समझने के लिए, वो है आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और यहाँ पे जो मैंने आपसे पहली क्लास में एक सवाल पूछा था कि भैया आपकी जो एल्गी होती है और आपकी जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसमें क्या फर्क होता है, वो यहाँ पे आपको अभी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपकी एल्गी होती है या फिर जो आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ये दोनों ही आपका प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ये एक प्रतिक्रिया, एक प्रोसेस होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये वो भी कर सकती है जो हर एल्गी नहीं कर सकती। तो अब ये कैसे करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, ठीक है, ये अभी मैं आपको बताती हूँ। ये अभी हम कौन सा पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल वाला। ठीक है, तो ये देखो, जो आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, हमने बाकी दो तो पढ़ लिए, तो ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये कैसे होता है। देखो एक्चुअली होता क्या है, बायोलॉजिकल मतलब क्या है कि कोई जीव जंतु, कोई आप देखोगे जीवित जो प्लांट्स या एनिमल्स वगैरह हैं, ये इस प्रतिक्रिया को कर रहे हैं। तो होता क्या है कि आपके वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो N2 के फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन प्लांट्स को तो किसी और फॉर्म में चाहिए। तो कुछ आप देखोगे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ आप देखोगे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जैसे आपका आपने नाम सुना होगा राइजोबियम, ठीक है, एजोस्पाइरिलियम, ये लिख लो नाम अपनी कॉपी में, कभी भी काम आ सकता है, राइजोबियम, एजोस्पाइरिलियम, ठीक है, आपका फ्रैंकिया, फिर आपका नॉस्टॉक, ठीक है, आपका एनेबेना, आपका क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे। तो ये सब क्या है, कुछ बैक्टीरियाज हैं जो बेसिकली ये काम करते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का, मतलब वो नाइट्रोजन को उस फॉर्म में बदल देंगे ताकि हमारे प्लांट्स उसको ले पाएं। ठीक है, तो ये बैक्टीरियाज के नाम आपको पता होना चाहिए। अब इसमें से कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो एरोबिक होते हैं, कुछ आप देखोगे आपके एनएरोबिक होते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये क्या है, भाई एरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए सरवाइव करने के लिए, जो आप देखोगे ऑक्सीजन वाले वातावरण में ही जीवित रह पाएंगे। ठीक है, और आपका एक होता है एनएरोबिक बैक्टीरिया जो
ऑक्सीजन में नहीं रह पाते, ठीक है, जिनको विदाउट ऑक्सीजन वाला जो वातावरण होता है वो चाहिए होता है अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो इतना अभी डिटेल में मत जाओ क्योंकि फिर ये आपके साइंस एंड टेक का पार्ट बन जाएगा, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि जो आपके जीव जंतु ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो दो प्रकार के हैं, ऑर्गेनिक है, सॉरी एरोबिक है और आपके एनएरोबिक है, और दोनों में ही कुछ कुछ प्रकार के बैक्टीरिया हैं वो क्या कर सकते हैं, आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। पहली चीज तो हो गई आपकी ये। अब हम आते हैं बेसिकली आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली प्रतिक्रिया पे, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, जैसे आपको मैंने जो आपकी लाइटनिंग वाली प्रोसेस थी उसके मैंने आपको कुछ स्टेप्स लिखवाए थे, तो यहाँ पे भी क्या होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्लांट्स होते हैं ना, कई प्लांट्स होते हैं, हम बोलते हैं ना कि जैसे आपको अपनी जमीन में जैसे कोई भी क्रॉप उगाते हो उसके बाद आपको दालें उगानी चाहिए, आपको पल्सेस उगानी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सपोज करो आपने अपनी खेती बाड़ी करते वक्त आपने अपने खेत में राइस या व्हीट उगाया था, ठीक है, अनाज उगाया था, तो वो क्या होती है आपकी, वो पोषक को खाने वाली क्रॉप्स होती है, मतलब वो आपकी मिट्टी में जो भी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम होगा वो सारा ले लेंगी। तो अब आपकी मिट्टी में आप देखोगे न्यूट्रिएंट्स की कमी है, पोषक की कमी है। तो अब अगर आपने पल्सेस उगाए तो पल्सेस में क्या होता है, बेसिकली उनकी रूट्स में ही आप देखोगे ये बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करके आपकी मिट्टी में जो नाइट्रोजन होगा वो ला देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी मिट्टी में जितनी पोषक की कमी आई थी वो वापस आ जाएगी। इसीलिए आप देखोगे कि जब आप एग्रीकल्चर पढ़ते हो तो उसमें हमें बार बार कहते हैं कि कोई भी अनाज की अगर आप क्रॉप उगाते हो तो उसको रोटेट कर दो पल्सेस के साथ, मतलब एक सीजन ऐसा राइस व्हीट कुछ उगाओ फिर पल्सेस उगाओ, तो उससे क्या होगा कि जो आपके पोषक खत्म हो गए पल्सेस उनको वापस से भर देंगे। तो ये पल्सेस में होता क्या है, उनकी रूट्स में क्या होता है, पहले वो समझो। देखो प्लांट्स जो होते हैं ना, जैसे अपने को पता है उनकी स्टेम है, लीव्स है, बाक है, जो भी है उनके रूट्स होते हैं। अब उनके रूट्स में क्या होता है, कई बार अभी देखना आप, जैसे अगर आपने कोई दाल का अगर आप पौधा देखोगे तो उसको उठाओगे तो उसके रूट में आपको ना नोड्यूल्स मिलेंगे, ठीक है, क्या मिलेंगे, ऐसे मोटे मोटे से पिंक कलर के नोड्यूल्स मिलेंगे। अब ये जो पिंक कलर के नोड्यूल्स होते हैं ना, इसके अंदर बेसिकली बैठा होता है आपका ये राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना, ये बेसिकली आप मान के चलो कि कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही काम करता है, ठीक है। तो ये जो कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, बेसिकली जो आपका नाइट्रोजन है ना उसको कन्वर्ट कर देगा अमोनियम आयंस में। किस में कन्वर्ट कर देगा, ये अमोनियम आयंस में, ठीक है। तो ऐसे आप देखोगे कि आपका जो ये रूट में बैठे हुए कुछ बैक्टीरिया है, ये जो नाइट्रोजन हमारा हवा में इस फॉर्म में था जिसमें प्लांट्स यूज नहीं कर पा रहे थे, अब इस बैठे हुए बैक्टीरिया ने क्या करा, इसको अमोनियम में कन्वर्ट कर दिया। इसकी पूरी एक प्रोसेस होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, वो आपको नहीं पता होनी चाहिए, आपको बस ये बेसिक्स पता होने चाहिए एटलीस्ट पर्यावरण के पर्सपेक्टिव से। वो चीजें आपको साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से पता होनी चाहिए। तो वो अभी हम यहाँ पे और डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर हमें पूरी केमिकल रिएक्शन के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हमें क्या जानना है कि नाइट्रोजन से आपने अमोनियम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है ना नाइट्रोजन से अमोनियम वाली, ये एक स्टेप हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा कि आप अमोनियम आयंस को नाइट्राइट, फिर उसके बाद इनको नाइट्रेट, ऐसे अलग अलग प्रोसेस में कन्वर्ट करोगे। लेकिन पहला स्टेप क्या होगा, जहां पे आपका जो राइजोबियम बैक्टीरिया है जो आपके प्लांट के रूट्स में बैठा है, वो क्या कर रहा है, वो इसको कोई यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई पहली चीज। तो अब हम यहां से थोड़ा सा इरेज करेंगे, ठीक है, और इस प्रोसेस को आगे लेंगे। तो सबसे पहला चीज क्या हो जाएगा नाइट्रोजन के मामले में, देखो सबसे पहले जो आपका नाइट्रोजन था आपके वायुमंडल में, ठीक है, उसको क्या हुआ कि कोई प्लांट्स में जो बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है, अब कई बार आप देखोगे कोई बैक्टीरिया जैसे पल्सेस में तो आप देखोगे वो उनके रूट्स में बैठे हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे ही सॉइल में फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, मतलब उनको आप देखोगे कि कोई पेड़ के साथ रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो अलग से ऐसे सॉइल में बस पड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो ऐसे फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, जैसे आपका एजो बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग एजेटोबैक्टर भी बोलते हैं, तो वो आपका फ्री लिविंग बैक्टीरिया हो जाएगा। जबकि जो आपका राइजोबियम है वो किसी प्लांट के नोड्यूल्स में, रूट नोड्यूल्स में आपको मिलेगा, तो वो फ्री लिविंग नहीं है, ठीक है। तो ऐसे किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो आपका वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, उसको फिक्स करते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये इसका फिक्स करके क्या करते हैं, एक प्रतिक्रिया होती है अमोनिफिकेशन, ठीक है। क्या होता है, अमोनीकरण हिंदी में, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन। उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अमोनियम आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं ये बैक्टीरिया, ठीक है, इसी प्रोसेस में। तो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया इसको यूजफुल फॉर्म में, ठीक है। अब
अमोनियम आयंस बनने के बाद जनरली आप देखोगे कि अमोनियम आयंस जो होते हैं ना वो प्लांट्स के लिए थोड़े हार्मफुल होते हैं, तो हम अमोनियम आयंस ना देके जनरली कोशिश करते हैं कि हम प्लांट्स को नाइट्राइट या नाइट्रेट्स दें। जनरली हम कोशिश करते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो इस फॉर्म में प्लांट्स को दें। तो अमोनियम बनने के बाद क्या होगा, अमोनियम आयंस कन्वर्ट होंगे इस फॉर्म में और उसके बाद वो जाएंगे इस फॉर्म में, ठीक है। तो इस पूरी प्रतिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। यहां से यहां तक की जब आपके अमोनियम आयंस जो हैं वो नाइट्रेट्स, देखो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइट और इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रतिक्रिया है अमोनियम आयंस NH4+ आयन से नाइट्रेट में बदलने की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण, ठीक है। तो नाइट्रिफिकेशन होता है। अब इसमें क्या होता है, दो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, जो ये काम करते हैं। एक जो अमोनियम को नाइट्राइट में बदलते हैं और दूसरे जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं। तो कौन सा बैक्टीरिया है जो अमोनियम को नाइट्राइट में बदलता है, इसका एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, नाइट्रोसोमोनास या फिर नाइट्रोबैक्टर। ये है ना, मैं अपनी खुशी के लिए नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, ये आपको जानना है इसलिए पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये सब आपकी कॉपियों में होना चाहिए। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर ये क्या कर रहे हैं, आपके अमोनियम आयंस को NH4+ आयंस को नाइट्राइट में बदल रहे हैं, ठीक है। और फिर आपके जो नाइट्राइट है NO2- का ये जो आयन है, इसको NO3- यानी नाइट्रेट में बदलने का काम कौन कर रहे हैं, आपके दूसरे बैक्टीरिया, ठीक है। ये कौन से बैक्टीरिया करेंगे, आपके ये दूसरे बैक्टीरिया करेंगे, ठीक है। तो एक तो हो गया, देखो ऐसे याद करो या फिर इसको बदल दो। नाइट्रोसोमोनास आपका अमोनियम से नाइट्राइट में बदलेगा, फिर नाइट्रोबैक्टर जो है वो आपका नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलेगा, ठीक है। इसको ऐसे याद करो ताकि आपको लाइन वाइज याद रहेगा, एक एक बैक्टीरिया का नाम भी याद हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोसोमोनास हो गया और ये आपका नाइट्रोबैक्टर हो गया, ठीक है। यहां तक की प्रतिक्रिया समझी। अब नाइट्रेट्स जो थे, अब देखो प्लांट्स कहाँ कहाँ पे आएंगे, प्लांट्स या तो डायरेक्टली आपके अमोनियम के फॉर्म में आयंस को ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रतिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रतिक्रिया को हम लोग बोलते हैं असिमिलिएट करना, ठीक है। असिमिलिएट करना कि जहां पे प्लांट्स ने क्या करा, उनको जहां से सामान मिल रहा था उसका स्वांगीकरण कर लिया कि भैया अमोनियम के फॉर्म में मिल रहा है, ले लो, पता नहीं दोबारा मिले ना मिले। वैसे ही आपके नाइट्रेट आयंस जो होते हैं ये भी प्लांट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप प्लांट्स बनाओगे और यहाँ पे भी जैसे ये वाला प्रोसेस असिमिलेशन है, वैसे ये वाले प्रोसेस भी क्या हो जाएगा आपका असिमिलेशन, जहाँ पे प्लांट्स ने नाइट्रेट के फॉर्म में बेसिकली नाइट्रोजन को ले लिया। पहले आपको इतनी आधी प्रोसेस समझी, अभी तक आधी हुई है, अभी तो बहुत बाकी है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक आधी प्रोसेस, ठीक है। तो इसको अगर मैं फेयर बनाऊं वापस से, ताकि आपको एक बार दोबारा समझ में आ जाए और आपको अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए, तो वो देखो यहाँ पे बनाओगे आप नाइट्रोजन जो आपका वायुमंडल में है, एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। यहाँ से आप क्या बनाओगे, एक एरो बनाओगे ऐसे, और यहाँ पे बनाओगे आप बेसिकली प्लांट के रूट्स जो क्या करेंगे, इसको बदल देंगे और यहाँ पे लिखोगे ऊपर अमोनीकरण यानी अमोनिफिकेशन, ताकि ये कन्वर्ट हो गया आपका अमोनियम प्लस आयंस में, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया आपने प्रतिक्रिया। अब ये जो अमोनियम प्लस आयंस है ये बदले आपके नाइट्राइट्स में और ये बदले आपके नाइट्रेट में। ये ऐसे ही आपकी कॉपी में होना चाहिए। यहाँ पे आप लिखोगे नाइट्रोसोमोनास, यहाँ पे लिखोगे नाइट्रोबैक्टर, और ये जो पूरी प्रतिक्रिया है यहाँ पे लिखोगे इसको नाइट्रीकरण यानी नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। ये तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो है। फिर यहाँ पे भी आप कुछ प्लांट बना सकते हो और यहाँ पे दिखा सकते हो कि इसने अमोनियम ले लिया, तो ये प्रतिक्रिया कौन सी हो गई, स्वांगीकरण यानी असिमिलेशन। यहाँ पे भी प्लांट बना सकते हो और यहाँ पे भी आप ये ऐसा ऊपर एरो बना के दिखा सकते हो कि यहाँ पे भी आपका असिमिलेशन यानी स्वांगीकरण हो गया। अब कई बार क्या होता है, सारा नाइट्रेट प्लांट्स नहीं लेते। कई बार क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इस नाइट्रेट को वापस से किस में बदल देंगे, आपके क्या कर देंगे, उसको वापस से नाइट्रोजन में बदल देंगे, N2 में बदल देंगे। इस प्रतिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डीनाइट्रीकरण यानी डीनाइट्रिफिकेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीनाइट्रीकरण या फिर डीनाइट्रिफिकेशन। समझ में आ रहा है, अनाइट्रीकरण बोल दो बेसिकली आप इसको हिंदी में, तो डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका NO3- जो है वो वापस से आपका वायुमंडल में N2 के फॉर्म में चला गया, और ये जो बैक्टीरिया इस चीज को करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे अनाइट्रीकरण बैक्टीरियाज यानी डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज। और यहाँ पे आपका एग्जाम्पल क्या होगा उन बैक्टीरिया का, एक तो होगा आपका स्यूडोमोनास और एक होगा आपका बैसिलस, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? तो यहाँ पे समझ में आ गया कि चीजें ऐसी चल रही हैं। अब आप ये देखो,
कि चलो ये तो चल ही रहा है। अब आपको ये भी पता है कि बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, डेड लीव्स वगैरह होती हैं, उनमें एक प्रोसेस होता है डीकम्पोजिशन का, जहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं इन चीजों को डीकम्पोज करते हैं। ठीक है, जब इन चीजों को वो डीकम्पोज करेंगे तो वो क्या करेंगे, फिर वो न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं, वो पोषक रिलीज करते हैं। तो यहाँ से जो नाइट्रोजन रिलीज होगा वो मोस्टली आप देखोगे अमोनियम के फॉर्म में रिलीज होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देखोगे, आप यहाँ पे डीकम्पोजिशन की प्रोसेस लिखोगे और यहाँ पे बताओगे कि कैसे ये अमोनियम आयंस में ऐड कर रहा है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी तरीके से आपका कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि ये पूरा प्रोसेस चल रहा है आपका, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन का चक्र यानी नाइट्रोजन की साइकिल। समझ में आ गया? तो इसके अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं है। ठीक है, असिमिलेशन मतलब क्या होता है कि जब प्लांट्स ने नाइट्रोजन को अपने रूट्स के थ्रू अपने अंदर ले लिया। ठीक है, तो ये पूरे आप देखोगे तो मोटा मोटी कौन सी प्रोसेस हो गई, एक हो गई आपकी अमोनिफिकेशन, एक हो गई आपकी अमोनीकरण, एक हो गया आपका नाइट्रीकरण, एक हो गया अनाइट्रीकरण, एक हो गया आपका स्वांगीकरण और एक हो गया आपका डिकम्पोजिशन। इसमें अलग अलग बैक्टीरिया के बस आपको नाम पता होने चाहिए, ये प्रोसेस कैसे चल रही है, साइकिल चक्र कैसे चल रहा है, ये मैंने आपको बोर्ड पे 3 बार अभी बता दिया बना के। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक ये मोटे मोटे तरीके से हमने जो यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल थी वो पूरी देख ली है। तो ये यहाँ पे आप देखोगे कि एक डायग्राम बना रखा है। अब देखो नाइट्रोजन जो वायुमंडल में आ रहा है वो उसके और भी, अब उसके स्रोत क्या है, कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, ज्वालामुखी का उद्गार हो गया तो वहां से आ गया। ठीक है, या फिर आप जो डिकम्पोजिशन वगैरह होता है, या आपके कई बार जो वेस्ट की बर्निंग होती है वहां से भी आप देखोगे, या फॉसिल फ्यूल्स अपने ईंधन वगैरह होते हैं उनकी बर्निंग होती है तो उनसे भी आप देखोगे आपका नाइट्रोजन आ सकता है। ठीक है, या फिर आपका जो डीनाइट्रिफिकेशन अनाइट्रीकरण की जो प्रतिक्रिया है वहां से नाइट्रोजन ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो आप, यहाँ से देखो एरो फॉलो करते जाओ मेरे साथ। यहाँ से क्या हुआ कि एक जो आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले बैक्टीरिया है पहले वहां गया। ठीक है, वहां से फिक्स होके आपके क्या बना, अमोनियम आयंस, फिर अमोनियम आयन से नाइट्रिफिकेशन हुआ तो ये क्या बन गया, नाइट्रेट, और फिर डीनाइट्रिफिकेशन होके ये ऊपर चला गया। फिर एक देखो दूसरा साइकिल जो यहाँ से जा रहा है कि लाइटनिंग हुई, लाइटनिंग से मैंने पहले ही बताया था आपको, वो या तो अमोनियम या फिर नाइट्रेट्स इसके फॉर्म में वापस ऊपर चला गया। फिर आप यहाँ से देखो कि जो काउज होती है उनके यूरिन में भी आपको पता है कि नाइट्रोजन होगा। ठीक है, कुछ डेड एनिमल्स या प्लांट्स होंगे, वहां से भी आप देखोगे नाइट्रोजन निकलेगा, और मैंने बताया ना आपको ये अमोनियम के फॉर्म में निकलेगा, तो इस प्रतिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, अमोनिफिकेशन। फिर ये जो अमोनिया निकला है या जो नाइट्रेट्स निकले हैं, इसको जब प्लांट्स अपने रूट्स के थ्रू ऊपर लेंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्वांगीकरण यानी असिमिलेशन। ठीक है, फर्टिलाइजर के फॉर्म में जब आप नाइट्रोजन ऐड करोगे तो वो यहाँ पे दिखा दोगे। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको जब आप बर्न करते हो तो वो क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे और वो नाइट्रोजन बेसिकली आपके वायुमंडल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये देख लिया आपको कितनी कॉम्प्लेक्स चक्र थी जो हमने इतनी आसानी से अलग अलग स्टेप्स में तोड़ तोड़ के समझ ली। तो यही चीज बस यहाँ पे लिखी हुई है, और ये बताया जा रहा है कि नाइट्रोजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो अमीनो एसिड से बनते हैं, उसका नाइट्रोजन एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन जो होता है उसका काफी अच्छा वेट होता है प्रोटीन्स में, और अगर वो नहीं होंगे तो हमारे जो डीएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, हमारे जो जीन्स वगैरह होते हैं वो भी आपके इम्पैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आप देखोगे आपकी नाइट्रोजन की पूरी वक्र या साइकिल चलती है। ठीक है, तो ये वापस से वही चीजें हैं कि किस किस प्रकार से आपका नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है, उसका स्थिरीकरण हो रहा है, कौन सी चीजें हैं और क्या क्या हमने पढ़ा है। तो इसी के साथ हमारा क्या होगा, आज का सेशन खत्म होगा। थोड़ा सा लंबा सेशन था, लेकिन हमने जो गैसीय साइकिल्स थी, जो हमने गैसीय चक्र थे, वो पूरे यहाँ पे खत्म कर दिए। कौन कौन से थे, कार्बन, नाइट्रोजन और वाटर। ठीक है, और अगली क्लास में हम क्या करेंगे, जो हमारी अवशिष्ट वाले चक्र हैं, सेडिमेंट्री साइकिल्स हैं, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज करना है इसको, क्योंकि ये वाली क्लास का सामान अगली क्लास में भी काम आएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।